हाँ, इतिहास के दूसरे एपिसोड में हम ले रहे हैं विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। विश्व इतिहास में फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस हम देखें तो पुनर्जागरण से कुछ सिलेबस की शुरुआत होती है, बट पुनर्जागे कैसे, तो हमें उससे हम मध्यकाल के बारे में कुछ सोच रखनी पड़ेगी। बिना मध्यकाल के बारे में जाने हम पुनर्जागरण को नहीं समझ सकते। 5वीं सदी के आसपास रोमन साम्राज्य नष्ट हो जाता है, छोटे छोटे राज्यों में विघटित हो जाता है पूरा पश्चिमी यूरोप। जर्मन जाति इधर उधर होती है। तो मैं कुछ बातें बताता हूं आपको इंपॉर्टेंट। एक तो रोमन, मेन चीज, रोमन भी 3 भागा में विभाजित थे। एक पुस्तक थी, वर्ल्ड हिस्ट्री की किताब थी, वो 12वीं 11वीं की, बाका मत फाड़ो गई। ठीक है ना। एक पुस्तक थी, उसमें देखो बहुत बढ़िया चीज दे रखी है। वो थी 3 वर्ग कैसे। फ्रांसीसी पादरी ये मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य के आधार पर 3 वर्गा में से किसी एक का सदस्य होता है। एक बिशप ने तो यहां तक कहा है, क्या कहा, यहाँ वर्ग क्रम में कुछ लोग प्रार्थना करते हैं। वर्ग क्रम यानी कि फर्स्ट वर्ग में जो आते हैं प्रार्थना करते हैं पादरी, दूसरे लड़ते हैं, शेष अन्य कार्य करते हैं। ठीक है ना। तो वर्ग क्रम भी आप समझ गए, पादरी, अभिजात और सामान्य वर्ग, कर्षक, दास, जो भी। इवन देट तक बिगेन के आबेस हिल्डेगार्ड ने लिखा है कि कौन चरवाहा अपने समस्त पशुआ, गाया, गधा, भेड़ा, बकरियां को कोई अंतर किए बिना एक ही बाड़े में रखने की सोचेगा। बाड़ा मैंने शब्द यूज किया है, यहाँ अस्तबल लिखा है। इसलिए मनुष्य में भी अंतर स्थापित करना आवश्यक है, जिससे वे एक दूसरे को तबाह न करे। ईश्वर अपने रेवड़ में अंतर रखता है, चाहे स्वर्ग पर अथवा पृथ्वी पर। उसके द्वारा सबको प्यार मिलता है, परंतु उनमें कोई समानता नहीं है। कहीं न कहीं ये ऐसी व्यवस्था है जो हमारे समाज में आज भी अपने को देखने को मिल जाएगी। तो आप चीजें थोड़ा गौर करके समझने का प्रयास करें। फिर 3 वर्ग आपको समझ में आ गए, ईसाई, पादरी, ठीक है ना। अब देखिएगा, यहां एक सामंतवाद शब्द उभर कर सामने आता है। सामंतवाद शब्द हम कहते हैं फ्यूडलिज्म शब्द फ्यूड से बना है, ठीक है ना। फ्यूड से बना है, जिसका मतलब होता है भूमि का एक टुकड़ा। मध्य फ्रांस, इंग्लैंड, दक्षिणी इटली में यह विकसित हुआ, और आर्थिक संदर्भ में ये कृषि उत्पादन प्रणाली को, बाकी इसके सामाजिक संदर्भ भी है, क्योंकि पूरे कृषक के सामाजिक जीवन को हैंडल करता था। यानी कि किसी से वो लव करता है तो शादी कर सकता नहीं कर सकता, ये वो सामंत तय करेगा। यस, आज भी आप लव करते हैं, शादी कर सकते नहीं कर सकते, ये पापा तय करते, ठीक है ना। बस चलिए, उसी तरह ये एक राजनीतिक प्रणाली भी थी, क्योंकि ये एक पिरामिडीय आकार की प्रणाली थी। आप इसको ऐसे समझिए कि यहां राजा रहता था, राजा के बाद सामंत के बाद छोटे सामंत हो सकते हैं, छोटे सामंत के बाद कर्षक के बाद भूमिहीन कर्षक, यानी कि हम दास कह सकते हैं। एक ये पिरामिडीय व्यवस्था थी, ठीक है ना। इसको एक्चुअली में नाम दिया गया था वेस्टलेज सिस्टम। आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आप मध्यकाल को पहचान लेंगे, तभी आप तय कर पाएंगे कि पुनर्जागरण हुआ और मध्यकाल से छुटकारा मिल गया।
तो मध्यकाल से। तो वेस्लेस सिस्टम क्या था? वेस्लेस सिस्टम से एक्चुअली में किसान को या राजा सामंत को, सामंत किसान को जब एक भूमि का टुकड़ा देता था तो उसे शपथ दिलाई जाती थी। शपथ किसकी? पद और गोपनीयता की नहीं, शपथ दिलाई जाती थी वफादारी की, ठीक है ना। तो बदले में सुरक्षा मिलती थी और भूमि के रूप में एक या तो लिखित पत्र होता था या छड़ी दे देते थे या मिट्टी का डेला पकड़ा देते थे, दैट इज योर लैंड। समझ में आ रही नहीं आ रही? और बन जाते थे लैंड होल्डर, ठीक है। चलिए अब फ्रांस, अब छोटी छोटी बातें, फिर मैं आपको छोटे छोटे प्रश्न करवाऊंगा ताकि छोटे छोटे प्रश्न के द्वारा आप अपना बहुत इजी गोइंग कर सकते हैं। वैसे आप वर्ल्ड हिस्ट्री सबसे आसान है, शर्त इतनी सी है कि आप इसे विश्व का नक्शा लेकर पढ़ना शुरू करें। फ्रांस पहले ये गॉल प्रांत था, गॉल प्रांत कहलाता था रोमन साम्राज्य का दिन। अब रोमन साम्राज्य नष्ट हुआ तो जर्मन लोग यहाँ आ गए थे, जर्मन कबीलाई लोग यहाँ आ गए थे और फ्रैंक कबीलाई लोग, और यहाँ आकर रहने लग गए। ये हो गया फ्रांस। पहले एक गॉल प्रांत था, ठीक है ना। और दूसरी बात, अब एक और चीज आपको समझनी है, वो ये है कि इसमें एक और चीज समझनी है कि जैसे मैं बता रहा था कि मैनर, इस प्रणाली बता रहा था 1207। अब एक चीज समझिएगा, ये एक जागीर है, जागीर समझेंगे वेस्लेस सिस्टम की तरह। ये एक जागीर है, फ्यूड यहाँ बैठा है, ठीक है ना, भूमि का टुकड़ा फ्यूड है, ठीक है ना। यहाँ सामंत रहता है, या उसका मकान है, ये कहलाता था मैनर। क्या कहलाता था? मैनर। ये मकान मैनर कहलाता था। इस मकान के आसपास उसके कर्षकों के दास, कर्षक दास उनके मकान रहते थे, ठीक है ना। अब इसके पास तंदूर होता था, आटे की चक्की होती थी, इसके पास सब कुछ होता था। ये अपना ब्रेड बनवाने के लिए यहाँ आते थे, यानी कि सब कुछ इस मैनर प्रणाली, जब भी शब्द आता है मैनर प्रणाली तो सब कुछ, पूरा ही सिस्टम, इसका जो सिस्टम है, मैंने जो ये चित्र बनाया है, ये जो सिस्टम है पूरा ही हैंडल इस मैनर से, मैनर यानी कि सामंत के मकान से, गढ़ से संचालित होता था, ठीक है ना। अब जरूरत पड़ने पर, और राजा भी ज्यादा जोर नहीं लगा सकता था, बड़े बड़े किले थे, ये तो बारूद का आविष्कार हुआ और बारूद का प्रयोग होने लगे तब इस मैनर प्रणाली टूटी थी, और मैनर प्रणाली टूटने की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। जरूरत पड़ने पर ये किसान जो फावड़ा चला रहा था वो हथियार भी उठाएगा, औजार की जगह हथियार, तो एजे अप्रशिक्षित थे, ठीक है ना। तब वहां एक नया सिस्टम आया, वो आया नाइट का। क्या आया? नाइट का। नाइट एज इट इज ये सिस्टम था कि ये जो है इसके बीच में एक नाइट पैदा कर दिए, ये नाइट पैदा कर दिए। ये इनका काम था कि सैनिक रूप से तय रहना, उनको निश्चित भूमि दी जाती थी, ठीक है ना, उसके अधीन वो कर्षक होते थे, दैट इज वो सिस्टम था, ठीक है ना। नाइट का काम था विभिन्न सैनिक क्रियाकलाप में एज रथ, रोजाना मतलब आपस में अभ्यास करना वगैरह वगैरह, ये नाइट का काम होता था। चलिए, एक और जो सिस्टम्स पनपा था वो उस समय पादरी वर्ग में, हाँ पादरी वर्ग के बारे में भी सोचना ये चीज ये है कि ये रोमन साम्राज्य के पतन के बाद पादरी वर्ग ने सामंतवाद यानी कि इस फ्यूडलिज्म को, इस मैनर प्रणाली को सहयोग किया, ठीक है ना। कैथेड्रल नगर भी बनने लगे। कैथेड्रल नगर क्या है वो भी समझेंगे अपन। जिस प्रकार मैनर थे उसी प्रकार कैथेड्रल भी थे। अब
इससे यहां आपको ये चीज सोचनी है कि पादरी वर्ग ने भी, क्योंकि पवित्र रोमन साम्राज्य था, पवित्र रोमन साम्राज्य नष्ट हुआ तो उसके बाद वो एक फ्रांस का शासक था, क्या नाम था उसका, आया था, बाटी जी कोई नाम याद हो तो बता दो, राजा सॉर्लमैन, ठीक है ना, राजा सॉर्लमैन, ठीक है ना। तो वो भी एक्चुअली में पवित्र रोमन साम्राज्य को मान्यता देता था, ठीक है। अब बात आती है कि पादरी वर्ग, तो पादरी वर्ग जो मुख्य काम था वो ये था कि एक तो सामंती प्रणाली व्यवस्था को बनाए रखना। कैसे बनाए रखना था? कार्ल मार्क्स ने ये नहीं कहा था कि अफीम मतलब कि धर्म जो है अफीम का काम करती है। एक्चुअली में वो आम जनता को खुश रखने का प्रयास जारी था, यानी तुम्हारी किस्मत ऐसी ही है, इस वजह से तुम दास हो, तुम किसान हो, अच्छे कर्म करो, सदकर्म करो, ठीक है ना, तो आप नेक्स्ट टाइम मैनर बन जाओगे। दैट इज राइट। वो जो मैनर है प्रेजेंट टाइम में, वो अगले जन्म में वो भी किसान ही था, उसने सदकर्म किए। सदकर्म मतलब एक्चुअली में पादरी वर्ग ने, ईसाई धर्म ने भी उसके पूरे जीवन को निर्धारित कर दिया था, यानी उसका जीवन चर्च टू घर, घर टू मैनर, मैनर टू घर, घर टू चर्च, पहली चीज। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जिन्हें अपन कह सकते हैं मॉन्क और नन। मॉन्क एक्चुअली में साधु संत, साधु कह सकते हैं, भिक्षु, ठीक है ना, जो हमेशा ईश्वर में यानी के परमात्मा में लीन रहते थे, प्रभु यीशु में लीन रहते थे मॉन्क, और एक मठ में रहा करते थे, ठीक है ना। तो उस मठ को मोनेस्ट्री बोला जाता था, और ननों का भी अलग रहता, नन अलग रहती थी और मॉन्क अलग रहते थे उस मोनेस्ट्री में। ये भी उस समय सिस्टम था। और चर्च और समाज किस तरह एक दूसरे से गडमगड था, वो आपको खुद को समझ में आ गया होगा कि भाई के चर्च ने किस प्रकार मतलब ये आम जनता को या सामान्य जनता को उस सामंतीय उत्पादन प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली को सपोर्ट किया, यानी कि पादरी वर्ग और सामंत वर्ग का एक ऐसा गठजोड़ था जो जिसका सीधा तात्पर्य था शोषण करना। चलिए, बहुत सारे चीजें आपके दिमाग में आई बैठी गई होगी, और मैं थोड़ी सी बात करता हूं किसाना के बारे में। मैंने आपको किसाना के दो पैटर्न बताए थे जब मैंने बताया था किसान जिसके पास भूमि थी, फिर नीचे बताया था वो कृषि जिनके पास कृषिदास, कृषिदासा को सर्प कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सर्प। ये थोड़ा सा शब्द याद रखना, सर्प। ये आपके सिलेबस में नहीं है पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम मध्यकाल के बारे में जाने बिना हम आप कैसे कर लेंगे? समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए, मैं कैथेड्रल नगर के बारे में बात कर रहा था। कैथेड्रल नगर वो नगर एक्चुअली में जहां चर्च 12वीं सदी के में फ्रांस में ये नगरों का निर्माण होने लगा था। सबसे पहले एक्चुअली में एक चर्च बनता था और चर्च के आसपास नगर बन जाते, मतलब बस्तियां बस जाती थी, वो एक नगर बनता था, वो कैथेड्रल चर्च कहलाता था, कैथेड्रल नगर कहलाता था। एक तो वाणिज्यिक नगर होता है, एक कैथेड्रल नगर होता है, एक मैनर नगर था, ठीक है ना। ये बहुत सारी बातें। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो अब आपको कुछ बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो लॉर्ड का घर क्या कहलाता था? लॉर्ड, वही लॉर्ड यानी सामंत, तो उसका घर क्या कहलाता था? मैनर। कुशल घुड़सवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किस नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ? नाइट। दैट इज राइट। लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया गया भूमि का भाग क्या कहलाता था? फीफ। फीफ, फीफ, ये जरूर ध्यान रखना, फीफ, ठीक है ना। हाँ, फीफ। चलिए, अब बात करते हैं आगे। कृषकों द्वारा चर्च को दिया जाने वाला कर कहलाता था टीथ।
दशमांश होता था, टीथ कहलाता था। इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास हुआ तो फ्रांस के बाद हुआ। तो ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5, ठीक है ना। इंग्लैंड में जो सामंतवाद का विकास हुआ वो 11वीं सदी में। फ्रांस के प्रांत नॉर्मैंडी ने किस ड्यूक ने इंग्लैंड पर, हाँ ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, फ्रांस के प्रांत नॉर्मैंडी का एक ड्यूक था जिसने इंग्लैंड पर विजय प्राप्त की थी। हालांकि इतना कोई मायने नहीं, उस समय मध्यकाल में, अंधकार के युग में ये लड़ाइयां झड़पें होती रहती थी। नाइट एक वर्ग पनप गया था, आप एक सैनिक वर्ग, योद्धा वर्ग पनप गया था, ठीक है ना। नाइटहुड की उपाधियां भी दी जाती थी। चलिए, फ्रांस में समाज में किसने एक चौथा वर्ग बना लिया? नगरवासियों ने, ये ध्यान रखना। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि एक मध्यम वर्ग एक ऐसा उभरकर सामने आया था जो थोड़ा सा स्वतंत्र था, ठीक है ना, आर्थिक रूप से स्वतंत्र था और पैसे खूब कमा लिए थे, परंतु प्रत्यक्ष रूप से इलीट पना नहीं था। भाई सामान्य, मेरी भाषा समझ रहे हैं ना, इलीट पना, प्रत्यक्ष रूप से इलीट पना नहीं था, तो वो जेलसी करते थे इलीट क्लास से, ठीक है ना। और फ्रांस में क्रांति का मुख्य कारण ही यही था कि फ्रांस में, अब कोई पर्सन पूछे कि फ्रांस की क्रांति फ्रांस में क्यों हुई, तो पहली चीज तो यह, फ्रांस की क्रांति फ्रांस में ही होगी, बट मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि फ्रांस जैसी स्थितियां और फ्रांस से भी निम्न स्थिति यूरोप के अन्य देशों में भी थी। तो फ्रांस की क्रांति क्यों फ्रांस में हुई, दूसरी जगह क्यों नहीं हुई? तो फ्रांस में थोड़ा सा एक अपर वर्ग भी था, जैसे अपर सुपीरियर अपर क्लास को कोई लेना देना नहीं है और निम्न क्लास को फुर्सत नहीं है। ऐसी एक मिडिल क्लास थी जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही थी, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो इज्जत नहीं थी, ठरको नहीं हो, उस ठरके के लिए। चलिए, हाँ, फ्रांस के नगरों में बनने वाले बड़े चर्च क्या कहलाते थे? कैथेड्रल। इतिहासकार द्वारा किस शब्द का मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधिक, राजनीतिक, सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता रहा है? सामंतवाद। फ्रांस के शासकों का जुड़ाव एक प्रथा के कारण हुआ, उससे कहते हैं वेस्लेस। वेस्लेस के बारे में बताया था मैंने आपको, एक सिस्टम्स। आबे का मतलब होता है पिता, ठीक है ना। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों और पादरियों द्वारा किया जाता था, जो ये प्रथम वर्ग में आते थे। चौसर द्वारा इंग्लैंड में लिखी गई कैंटरबरी टेल्स में किसका हास्यास्पद चित्रण है? तो ध्यान रखना, भिक्षु भिक्षुणी, इनका हास्यास्पद वर्णन है। तो यह प्रश्न बन सकता है, कैंटरबरी टेल्स किसकी है? चौसर की। किस भाषा में? अंग्रेजी में। 12वीं सदी में फ्रांस में कैथेड्रल कहलाने वाले किसका निर्माण? बड़े चर्च थे। चलिए, अब कुछ थोड़े से चेंजेस भी आए थे यूरोप में, थोड़े से भयंकर अकाल भी पड़े थे, ठीक है ना। यूरोप में भयंकर अकाल पड़े, भयंकर अकाल पड़ने के बाद और प्लेग आया, प्लेग महामारी, तो थोड़ा सा धर्म से विश्वास हटा और फिर कृषि अर्थव्यवस्था का थोड़ा सा विस्तार हुआ, जनसंख्या बढ़ी, तो जनसंख्या रोजगार के लिए शहरों की ओर भागी, तो शहरों में एक नए विचारों का उद्भव हुआ और पुनर्जागरण के रूप में हम पढ़ेंगे। ये थोड़ी सी मध्यकालीन पृष्ठभूमि थी जो मैंने समझाने का प्रयास किया। ऑल द बेस्ट। जब हम पुनर्जागरण पढ़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।